हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं, हम इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है मुद्रा एंड बैंकिंग, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। जैसे कि आपको बताया गया था सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, और बैंकिंग सिस्टम के जो कार्य हैं वो क्या पढ़ा आपने, उसके बारे में देखा था। मुद्रा के क्या कार्य हैं, कौन जारी करता है करेंसी वगैरह, भारत में कॉइन्स कौन जारी करता है, इस पे कुछ प्रश्न भी लगाए थे हमने, है ना। तो आज हम देखते हैं, रेपो रेट पढ़ेंगे, रिवर्स रेपो रेट देखा जाएगा। उसके पहले एक बार दोबारा से आपको पिछली बार जो लेक्चर में हमने सीआरआर पढ़ा था, कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो पढ़ा था, इसके बारे में हमने बस डिफिनेशन पढ़ा था और ज़्यादा मैंने उसमें समझाया नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। तो एक थोड़ा सा इस पर आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। पिछली बार हमने एग्जाम्पल के साथ नहीं समझा था, इस बार एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं। इस साल भी प्रश्न इससे आया हुआ है। इस साल नहीं, मतलब लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पेड के हुए हैं उसमें। इसके अलावा और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ से भी एग्ज़ाम, वहाँ भी यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि सीआरआर के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग रेपो रेट वगैरह स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देख लिए सीआरआर हमने जैसे कि आपको बताया था, सीआरआर सीआरआर और एक था क्या था, एसएलआर। ओके, इसको कहते थे कैश रिजर्व रेशियो, और ये था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, सीआरआर में पहले आपको बताया था कि इसमें सरकार क्या करती, आरबीआई जो है बैंक को, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनमें कुछ नियमन बनाए रखी है। जैसे कि जो बैंक हैं, अगर इनके पास जो भी अपना एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल को बताया गया है कि एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, नेट डिमांड क्या है, टाइम लायबिलिटीज क्या है ना। पिछले लेक्चर जिनको नहीं मालूम है वो हमारे लास्ट लेक्चर जाके देखें, उसमें बताया हूँ, उसमें समझाया गया अच्छे से। तो सॉरी, तो ये एनडीटीएल का जो है कुछ परसेंटेज जो है ये लोग आरबीआई के पास जमा करते हैं, जितने कमर्शियल बैंक हैं, और जो एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको कहा जाता है क्या, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, और कुछ परसेंट जो है एनडीटीएल का कुछ हिस्सा ये लोग अपने पास ही रखना होता है, ये एक ऑब्लिगेशन है, ये कर्तव्य है बैंकों का। तो कुछ परसेंट जब एनडीटीएल कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं उसको क्या कहते हैं, एसएलआर। तो अब यहाँ ध्यान दें, दोबारा से आपको रिमेंबर करा दूं मैं कि सीआरआर के अंतर्गत बैंक जो है कमर्शियल बैंक हो आरबीआई के पास जमा करते हैं, कुछ धन अपना रखते हैं, है ना। और एसएलआर के अंतर्गत क्या करते हैं, ये अपने पास रखने का प्रक्रिया है ना, एक तरह का ना कर्तव्य है, वो अपने पास रखते हैं। तो इस पे आप कंफ्यूज ना हो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मतलब है ना रिजर्व बैंक के पास, है ना, कैश रिजर्व है ना, रिजर्व बैंक के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब अपने पास, है ना। तो इसके कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 18%, अभी वर्तमान में एसएलआर जो है 18% है, और जो सीआरआर है समथिंग 4.5 अबाउट समथिंग कुछ होगा, इसके आसपास से बताया गया था आपको। तो ये है आपका सीआरआर। हम इसमें समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, ये एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, इसके बाद एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई कमर्शियल बैंक है आपके गांव में, या आप जिस कस्बे में रहते हैं, या आप किसी शहर में रहते हैं, चाहे जूम कर लीजिए कोई एक बैंक है, उस बैंक के पास 100 रुपये आता है। तो अगर बैंक जो है, बैंकों का बेसिकली काम क्या होता है, तो बैंकों का बेसिकली काम है कि वो पैसा लेती हैं आपसे, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको लोन देती हैं, और उस लोन से पैसे कमाती हैं। एक तो ये काम है। इसके अलावा और भी काम है कई तरह के, जैसे कि कई तरह के योजना में भी वो खर्च करती हैं, इंडस्ट्री वगैरह में भी लगाती हैं पैसे। बैंकों का तो आजकल कई तरह के मल्टी डायमेंशनल वर्क हो गए हैं, है ना, पैसे कमाने के। तो बेसिकली काम बैंकों का तो यही है कि वो क्या करते हैं, पैसे से वो एक पूंजी निर्माण करते हैं, पैसे
मतलब जो रुपए है जो पैसे की कमाई करते हैं, पैसे से पैसे की कमाई करते हैं। आपसे जो आपको पैसे जो जमा कराते हैं आप किसी भी फॉर्म में, या डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में आप डिपॉजिट कराएं, या आप किसी भी तरह का फिक्स डिपॉजिट कराएं, है ना। तो टाइम डिपॉजिट में कराएं या डिमांड डिपॉजिट में कराएं। अब देखिए एक बार फिर से बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो, इसको आसान कर दूं, कुछ नहीं है। टाइम डिपॉजिट मतलब कि फिक्स्ड, आपको कुछ टाइम के बाद आइएगा, और ये डिमांड डिपॉजिट जो होता है इसके अंतर्गत मतलब कि अभी अभी आपने जमा कराया, जब भी जरूरत पड़े, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, अभी मान लीजिए आपने 2,000 रुपये जमा करा दिए, एक महीने बाद आपको आवश्यकता पड़ा जाकर निकाल सकते हैं। तो कोई जरूरी है कि एक महीने बाद ही निकालेंगे, हो सकता है आपको कल जरूरत पड़े फिर कल जगह निकाल सकते हैं। अभी हमने जमा कराया तुरंत अभी एटीएम से निकाल सकते हैं तुरंत। तो इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो जो डिमांड डिपॉजिट या किसी और भी फॉर्म में डिपॉजिट जो आप कराए जाते हैं बैंक में, तो मान लीजिए 100 रुपये किसी बैंक में जमा किए जा रहे हैं, तो बैंक क्या करे कि 100 रुपये पूरे के पूरे पैसे को क्या करे, किसी दूसरे को लोन दे दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, जब दूसरे को लोन दे देगी बैंक, तो मान लीजिए जो डिमांड डिपॉजिट है, व्यक्ति आता है पैसे लेने के लिए, उसको कहाँ से बैंक देगी, है ना। तो बैंक तो रन हो जाएगा ना, बैंक या फिर सरकार पे ये सरकारों को पे करना पड़ेगा, ये सारे खर्च जो हैं सरकार को करने पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा समस्या शुरू में हुआ भी था। आपने देखा होगा कि जब आपको बैंकों का जब मर्ज पढ़ा रहे थे और बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया था 1969 में, तो उस समय जो है बैंक जो है, बहुत सारे बैंक जो है मतलब राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंकों को राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत सारे बैंकों की स्थिति बहुत खस्ते में हो गई, मतलब बहुत ख़राब हो गई स्थिति उनकी। तो सरकार ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि बैंक कुछ पैसे पूंजी का निर्माण करे, राष्ट्र में, भारत के अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हो। लेकिन उल्टा ये हुआ कि सरकार को पैसे मिलने की जगह पे सरकार ही बैंकों को पैसे देना शुरू कर दी, क्योंकि बैंक को जिंदा रखना था, है ना। तो ये समस्याएं हो गई थी। तो इन चीज़ों के लिए तभी तो आरबीआई वगैरह रेगुलेट करती है इन चीज़ों को। आरबीआई एक तरह रेगुलेटिंग बॉडी है ना, तो ये रेगुलेट करती है बैंकों को। तो मान लीजिए बैंक जो है 100 रुपये उसको लोन जो उसके पास जो रुपए डिपॉजिट हुए हैं किसी अलग अलग फॉर्म में, उस 100 को 100 रुपये भी लोन दे दिया, तो फिर बैंक में समस्या आ जाएंगी ना। बैंक दूसरा कोई व्यक्ति आता है अपने जो डिपॉजिट किया लेने के लिए, हो तो फिर समस्या आ जाएगी। तो इसलिए सरकार आरबीआई ने एक नियमन बनाया है कि आप देखो, आप जो एनडीटीएल आपका है, नेट डिमांड नेट टाइम लिवरेज जो है आपका टोटल, उसका कुछ हिस्सा जो है आपको नहीं देना है लोन पे, मतलब उसको आपको मार्केट में खर्च नहीं करना है, आप उसको बचा कर रखेंगे। तो वहीं जो कुछ पार्ट जो है आरबीआई के पास रखे जाते हैं, वहीं है कैश रिजर्व रेशियो, है ना। और एसएलआर क्या है, तो एसएलआर जो है, पहले एक सीआरआर आपको एक बार समझा देता हूँ, है ना, दोबारा से एक बार देख लीजिए आप। देखिए ये इसमें क्या करते हैं बैंक, आरबीआई के पास क्या करते हैं, ये जमा करते हैं अपने एनडी या एनडीटीएल का कुछ परसेंट, एनडीटीएल आरबीआई के पास है। इसमें क्या करते हैं एसएलआर में, देखिए एसएलआर में क्या करते हैं, ये अपने पास ही लगते हैं, सेल्फ रिजर्व, है ना। तो ये खुद के पास रिजर्व करते हैं, और ये आरबीआई के पास इसमें रिजर्व किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। तो मान लीजिए कि पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। एसएलआर में क्या करती है बैंक जो है, जो कॉमर्शियल बैंक है ये सॉरी, एसएलआर में जो है बैंक कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास ना जमा करके अपने पास ही कुछ अपने एनडीटीएल कुछ हिस्सा रखते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, कई बार समस्याएं कई तरह की आती हैं बैंकों को। जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा होगा, लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, है ना। बैंक जो है, जब अर्थव्यवस्था में स्थिति डाउन थी तो बैंकों की कमाई भी तो बंद हो गई थी, और बैंक अच्छी तरह से संचालन नहीं हो पा रहा था। और वैसे भी जब सरकार को लगता है कि हमारे, अब सरकार जो है आरबीआई है कहें या गवर्नमेंट जो है, अगर अर्थव्यवस्था को और अच्छे तरीके से, मतलब उसको व्यवस्थित तरीके से और तेज़ करना है, इकोनॉमी हमारे और बढ़ाना है, मान लीजिए रिसेशन जैसी समस्या आ जाए या और कई तरह की समस्याएं आ जाए, मंदी आ जाए बाज़ार में, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठाती है। उसमें बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण है ना। बैंक ही तो हाथ पैर हैं सरकार के, बैंक के बिना कैसे काम चलेगा। मान लीजिए बैंकों बाज़ार में, मार्केट में जो है, अर्थव्यवस्था में जो है
करेंसी की लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी कैसे आए, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, ये तो आरबीआई जो है बैंकों के माध्यम से ही तो करती है ना। तो इस स्थिति में मान लीजिए जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में बैंकों की स्थिति खराब हो गई थी, अर्थव्यवस्था कभी बदतर हो गया था भारत की अर्थव्यवस्था। तो सरकार ने, आरबीआई ने क्या किया कि उसने कहा कि ये काम करो, तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास एनडीटीएल है, और तुम अपने एनडीटीएल का जो हिस्सा मेरे पास जमा करते हो और अपने पास भी जो जमा रखते हो, जो रिजर्व रखते हो, उसमें काम करो, कम कर दो, है ना। अब कम रखो। अब इससे क्या होगा, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, है ना। देखिए हम समझते हैं इस चीज़ को क्या होगा। मान लीजिए अगर ये क्यों आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा कि आप जो है अपना कैश रिजर्व रेशियो हो या एसएलआर रेशियो हो, कि इसको कम क्यों कर लो। इससे क्या अर्थव्यवस्था में फ़ायदा हुआ कि नुकसान हो करने के लिए, क्यों फ़ायदा के लिए किया होगा आरबीआई ने, नुकसान क्यों करने जा रहा है अर्थव्यवस्था में। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक बार देखिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई ये बैंक है ना, इसका जो टोटल एनडीटीएल है 100 रुपये है ना, 100 रुपये है। अब ये जो है मान लीजिए CRR के फॉर्म में 5 रुपये जमा करती है ना, 5 रुपये मान लेते हैं, और SLR के फॉर्म में जो है ये 18 रुपये जमा करती है। मतलब ये आरबीआई को दे देती है 5 रुपये, और जो 18 रुपये है ये दे देती है किसको, अपने पास ही रखती है, रिजर्व, सेल्फ रिजर्व रखती है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए, है ना। तो 23 रुपये जो है उसने तो माइनस कर दीजिए, कितने में से, 100 में से 23 माइनस कर दिए, कितने आ गए, 77 रुपये, है ना। आप देखिए 77 रुपये आ गए। अब जो है उस बैंक के पास कितने पैसे बचे हैं लोन देने के लिए, 77 रुपये बचे हैं। अब वो बैंक 77 रुपये को ही तो अर्थव्यवस्था में निकालेगी, बाकी पैसे को तो भूल जाइए। आया तो उसके एनडीटीएल कितना था, एनडीटीएल तो उसके पास 100 रुपये थे, है ना। अब 100 रुपये था ये एनडीटीएल, तो अब ये 100 रुपये में से इसने 23 रुपये जो है इसने तो रिजर्व रख दिया ना अपने पास और आरबीआई के पास। तो जो रिजर्व रख दिया उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। तो जो रिजर्व रख दिया गया उससे अब क्या फ़ायदा, उसका तो यूज होगा ही नहीं बाज़ार में, है ना। जब बाज़ार में से तो कोई पूंजी निर्माण होगा नहीं उस 23 रुपये से। लेकिन जो 77 रुपये जो है ना, 77 रुपये जो उसके पास धन है आरबीआई बैंकों के पास, उस कमर्शियल बैंक के पास, तो अब उसको ही लोन देगी बाज़ार में, किसी व्यक्ति को लोन देगी। अब वो व्यक्ति उसको ले जाएगा, उस पर जो इंटरेस्ट चुकाएगा बैंक को, तो वो उसको बैंक को फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए 77 रुपये वो क्या करती है, लोन देती है किसी व्यक्ति को या अन्य माध्यम पे खर्च करती है जिससे उसको मुनाफा हो रहा है। तो लोन दिया, अब लोन में इंटरेस्ट और प्लस बाकी जो मेन अमाउंट है ना, तो इंटरेस्ट और मेन अमाउंट जो मिला के है, मान लीजिए इसको जो फ़ायदा होता है बैंक को वो होता है 90 रुपये, मान के चलते हैं 90 रुपये फ़ायदे होगा, 13 रुपये का फ़ायदा हुआ इंटरेस्ट, है ना। 13 रुपये जो फ़ायदा हुआ 13 रुपये का, बस समझा रहा हूँ कि 77 रुपये पे उसको, उस बैंक को 90 रुपये मिले, मतलब 13 रुपये का उसको मुनाफा हो गया 77 रुपये का। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि चलिए बैंकों के पास जो है ना ये अब जो 23 रुपये अलग कर लेना था, अब इतना नहीं करना है, ये यहाँ से 2 रुपये ही उसको अलग करना है। ये जो 5 रुपये थे यहाँ पे, ये यहाँ से अब 2 रुपये ही जो है इसको अलग करना है, और यहाँ से जो है जो 18 है यहाँ से जो है 8% ही अलग करना है। बाकी यहाँ से 10% ये आ गया, और यहाँ से 10 रुपये ये आ गए यहाँ से, और यहाँ से जो है 3 रुपये ये आ गए, है ना। तो 10 और 13 रुपये, अब 13 को इसमें क्या करिए, 77 रुपये पहले तो था ही, 77 पहले था प्लस 13 रुपये इसमें और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, ये हो जाएंगे 90 रुपये। अब ये सोच के देखिए कि अब बैंक के पास कितना है, उस कमर्शियल बैंक के पास 90 रुपये बचे, सभी चीज़ SLR शेयर करने के बावजूद उसके पास 90 रुपये बचे। तो 90 रुपये, अब देखिए पहले 77 रुपये ही तो उसके पास टोटल पैसे रुपए थे, तो 77 रुपया वो जो है क्या है लोन दे रहा था। अब 90 रुपये
उसके पास है तो 90 रुपये लोन देगा किसी व्यक्ति को। अब जब 90 रुपया किसी व्यक्ति को लोन देगा तो उसको ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना। मान लीजिए 77 रुपये पे, मान लीजिए 10 रुपये पे किसी व्यक्ति को 1 रुपये लोन मिलता है तो 20 रुपये पे 2 रुपये लोन मिलेगा। 100 रुपये पे कितना मिलेगा? 10 रुपये लोन मिलेगा, है ना। लोन तो बढ़ जाएगा ना। तो इससे क्या होगा? पैसे ज़्यादा मिल गए। अब ज़्यादा पूंजी निर्माण हो गया तो वो अर्थव्यवस्था में ही तो है। तो जब अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पूंजी आएगा, ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था डेवलप करेगा ना। तो इसलिए आरबीआई ने क्या किया था कि बैंकों को कहा था कि आप एसएलआर सीआरआर जो है चीज़ें, एसएलआर आप कम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 18% तक ही करें, 18 से कम कर लीजिए। जैसे शायद 15% या 14% तक कर दिया गया था कि बैंक जो है अपना एसएलआर जो रखते हैं रिजर्व, वो 15% कर लें। तो इससे क्या हुआ? बैंक जो है ज़्यादा लोन देना शुरू कर दिया। अब लोन देखिए, लोन देना और इंटरेस्ट देना, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ। लोन देना ही जब दिया जाता है अर्थव्यवस्था में, तो वैसे भी अर्थव्यवस्था में एक तरह से एक तरह से जाए तो कि मजबूत हो जाता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होना शुरू हो जाता है ना, डेवलप होने लगता है। अब जो बैंक के पास जो पैसे रखे हुए, जो धन रखा हुआ, वो क्या करे? उठाया, किसी व्यक्ति को दे दिया। वो व्यक्ति कहाँ गया? व्यक्ति लेकर गया, वो एक इंडस्ट्री बनाया। इंडस्ट्री बनाया तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला। अब रोज़गार मिला तो उनकी अपनी स्थिति तो ठीक चली रही है, परचेस पावर बढ़ गया उसी अर्थव्यवस्था में। अब व्यक्ति जो है 10 लोग वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दिए, उनके पास जेब में पैसे आने लगे। अब जब जेब में पैसे आने लगे तो और कई तरह के कपड़े, तेल, साबुन और कई तरह के अनाज, दूध और कई तरह का प्रोडक्ट जो है वो खरीदने के लिए सक्षम हो गया। और जब खरीदने लग गया, जब वो खरीदेगा, जब कोई व्यक्ति खरीदेगा, कोई भी वो चीज़ों का परचेस करेगा, तभी तो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो एमएसएमई सेक्टर वो भी डेवलप होने लगा। और साथ साथ में जो व्यक्ति लोन लेकर आया था वो भी तो प्रोडक्शन कर रहा है। वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ से जो उसको मुनाफा हो रहा है वो बैंक को दे रहा है, तो बैंक भी पैसे कमा रहा है। तो इससे क्या, यही तो अर्थव्यवस्था है ना। एक दूसरे में जो है एक तरह का मनी का और फायदे का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, यही है अर्थव्यवस्था। तो इससे क्या हुआ कि डेवलप होने लगा, इसलिए आरबीआई ने ऐसा किया था, है ना। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे ये। तो ये था हमारा सीआरआर और एसएलआर। तो मान लीजिए अगर प्रश्न आ जाए कि अगर मान लीजिए आरबीआई जो है सीआरआर या एसएलआर कम कर दे तो इसमें क्या हो जाएगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसमें यही फ़ायदा होगा कि जो पूंजी निर्माण है बैंकों का वो बढ़ जाएगा। तो इससे ही संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, उसको लगा लेते हैं। देखिए कितना आसान हो गया ये प्रश्न पढ़ने के बाद। ये तो देखिए यहाँ पे सीआरआर है ना, यहाँ पे आप देखें, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? ये कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा है घट जाएगी, साख सृजन जो है घट जाएगी। तीसरा कह रहे हैं बढ़ जाएगी। चौथा करने में से कोई नहीं है। देखिए अभी वो क्या बताया था, जब सीआरआर जो है, जो आरबीआई क्या कर दे? घटा दे। कहने का मतलब यह है कि अब बैंक जो पहले 5 रुपये आरबीआई के पास जमा करते थे, अब वो 2 रुपये ही जमा करेंगे। मतलब 3 रुपये उनके पास और बच गया। किस लिए? किसी व्यक्ति को लोन देने के लिए। अब 3 रुपये ज़्यादा लोन देगा तो उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इंक्रीजिंग हो रहा है ना। साख सृजन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? बढ़ जा रहा है। यही आंसर हो गया, बढ़ जाएगी। साख सृजन में क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इट विल बी इंक्रीज। ये कितना आसान हो गया है ना। आइए दोबारा हम पॉइंट पे आते हैं। एक प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है? हस्ताक्षरित होता है। देखिए पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, आरबीआई वगैरह के बारे में बताया था कि जो करेंसी होती हैं ये तो जारी करती है सरकार, आरबीआई जारी करती है। तो इसमें भी 2 कंडीशन थे। एक तो 1 रुपये का और 1 रुपये के करेंसी, मतलब जो नोट है, 1 रुपये का जो नोट है पेपर वाले, और 1 रुपये का जो सिक्का है, कॉइन, उसको जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है ना। बाकी के जितनी भी करेंसी है वो जारी कौन करता है? आरबीआई। अब आरबीआई जब जारी करता है तो उस पर किसका सिग्नेचर रहेगा? जाहिर सी बात है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर उस पर रहेगा, है ना। तो सीधे प्रश्न यहाँ से पूछा गया, सीधे ही आता है प्रश्न, यहाँ से घुमा फिरा कुछ नहीं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? सीधे आप देख लीजिए, आरबीआई गवर्नर। आंसर सही हो गया। अब भारत के राष्ट्रपति तो होते नहीं है, वित्त मंत्री होते नहीं है, वित्त सचिव होते नहीं है ना। तो आरबीआई के गवर्नर जो है उस पर सिग्नेचर करते हैं, है ना। कितना आसान है। चलिए आते हैं हम सीधे अपने अब टॉपिक पे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखो सीआरआर आप समझ चुके हैं, एसएलआर आप समझ चुके हैं।
और बैंक आरबीआई के बारे में बता दिया गया था। उससे प्रश्न जो है, जैसे कि अधिनियम आरबीआई एक 1934 है ना, इसके बारे में आपने पढ़ा बताया गया है कि जो आरबीआई बनी थी, जिसका निर्माण हुआ था, आरबीआई का निर्माण हुआ था, तो 1934 एक्ट के आधार पर ही बना था, है ना। और 1949 में जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सारी चीज़ बताया हूँ, आप पीछे लेक्चर जाकर दोबारा से पढ़ें, है ना, रिवीजन कर लें और दोबारा से इसको समझें। चलिए अब आते हैं अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। देखिए अब आजकल के न्यूज समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि रेपो रेट इतना बढ़ गया, सरकार इतना घटा रही है, इतना बढ़ा रही है ना। इसमें एक डेटा भी आपको दिखाया गया, बताया जाएगा आपको। देखिए कि इतना रेपो रेट जो है इतना बढ़ गया, रेपो रेट इतना घट गया, है ना। देखिए अभी रेपो रेट क्या कितना है, 5.40%। और बैंक रेट कितना है वो बाद में बताऊंगा आपको, और लिखा हुआ है। देखिए रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, है ना। देखिए क्या है कि बैंक आरबीआई ने जो है कमर्शियल बैंकों के लिए और भी कई तरह के ऑब्लिगेशन बनाए हैं। और सीआरआर और एसएलआर तो एक तरह से हो गया कि उनकी स्थिति ज़्यादा बदतर ना हो, इसलिए बनाया गया था। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किस लिए बनाया गया है कि मान लीजिए अपने एनडीटीएल का जो एनडीटीएल उसका है बैंक का, उसमें से वो एसएलआर हटा के, सीआरआर हटा के, बाकी के जो पैसे उसके पास बच रहे हैं वो तो चलो अमाउंट उसने पूरे खर्च कर दिए। लेकिन ऐसा कोई अचानक से कोई कस्टमर आता है, कोई व्यक्ति आता है जिसको लोन चाहिए एक रात के लिए, रातों रात के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 महीने के, जो भी है अलग अलग टाइम पीरियड में उसको लोन चाहिए, है ना। तो इसके लिए भी आरबीआई ने प्रावधान कर रखा है। कहा है कि देखो हमारे नियम से चलो, इसके अलावा जो पैसे तुमको लोन देना है लोन दे दो, खर्च करना है खर्च कर दो, इसके अलावा भी जो पैसे तुम्हें अगर जरूरत और भी पड़ेंगे, है ना, वो तुम हमसे ले लो, है ना। तो अब इसीलिए तो कहा जाता है कि आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंक होता है ना। बैंक जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं, हमें पैसे चाहिए, मैंने पैसे जमा कर दिए, हमें लोन चाहिए। अब हमें लोन कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। लेकिन अब बैंक भी क्या करते हैं, वो भी लोन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। तो जो बैंक लोन लेते हैं ना आरबीआई से, वही है। और उस पर जो रेट चुकाते हैं, जो इंटरेस्ट रेट देते हैं, अब आरबीआई पैसे देगी अब बैंक को, तो वहाँ पे अब कोई रिलेशनशिप तो चल नहीं रहा है ना कि लाइए फ्री में दे दिए, ले जाइए, ऐसा ऐसा तो कुछ चलेगा नहीं। व्यवसाय है एक तरह का। बैंकिंग सिस्टम क्या है, मुनाफा कमाना मेन मोटिव होता है। अब वो हो सकता है कि आरबीआई जो है एक तरह से सरकारी बैंक है, लेकिन फिर भी अगर वैसे ही पैसे बांटने शुरू कर दे, फिर तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आरबीआई जो है वो भी इंटरेस्ट रेट लेती है। जो इंटरेस्ट रेट जो लेती है बैंकों से, कमर्शियल बैंक से, आप उससे जाकर लोन नहीं ले सकते, है ना। आप लोन ये ना कि जाकर हम सीधे आरबीआई से लोन लेंगे और घर बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कार खरीदेंगे, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो आरबीआई से जो लोन लेते हैं बैंक, उस पर जो इंटरेस्ट रेट चुकाते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेपो रेट। वही है रेपो रेट, है ना। तो उसका अलग अलग जो आरबीआई उसको चेंज करती रहती है अपने मतलब इकोनॉमिक्स, जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसके आधार पे, कि हमारे अर्थव्यवस्था में अभी करेंसी के क्या योगदान होना चाहिए, लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, या स्टेबल करना है। तो उस हिसाब से रेपो रेट वगैरह को चेंज किया जाता है और रिवर्स रेपो रेट को भी चेंज किया जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या क्या है। जब बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसे लेती हैं और उस पर इंटरेस्ट चुकाती है, तो रेपो रेट। लेकिन जब बैंक आरबीआई के पास पैसे जमा करा देती है और वहाँ से जो उनको बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। समझ गए। जैसे कि आप किसी कमर्शियल बैंक में जाते हैं, वहाँ अपना पैसा जमा कराते हैं, तो आपको भी तो लोन मिलता है ना, उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। देखिए कि आपके बैंकों में हमको बहुत सारे बैंकों आप 1 लाख रुपये जमा करा दिए, कुछ ना कुछ हर 6 महीना 1 साल में कुछ ना कुछ पैसा आपको देखिए इंक्रीज होता रहेगा, है ना। तो क्या इंटरेस्ट रेट है। तो वो मान लीजिए आप एक तरह का बैंक है और बैंकों में पैसा जमा करा रहे हैं, तो आपको जो लोन इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, वो आपको रिवर्स रेपो रेट के आधार पर मिलेगा। एक तरह की एग्जाम्पल समझ लीजिए। सेम होता है आरबीआई और कमर्शियल बैंकों को बीच में होता है। तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। अब देखिए अब ऐसा आरबीआई क्यों करती है। मान लीजिए कि आरबीआई जो है, कोई कमर्शियल बैंक है, वो जाती है आरबीआई के पास पैसे लेने जाती है, आरबीआई ने उसको पैसे दे दिए। अब वो कमर्शियल बैंक जो है पैसे लेके आता है
और जो अर्थव्यवस्था है, मार्केट है, उसमें पैसे वो ले देता है। अब वो जो पैसे अमाउंट लेकर आया उसको वो किसी व्यक्ति को दे दिया है ना। अब वो व्यक्ति गया, उससे क्या है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो है उसने प्रोडक्शन में, है ना, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसने खर्च कर दिया, मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगा लिया, पैसे की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तो लिया जाता है। मान लीजिए कोई लोन लेके बढ़िया से खाना पीना करके बढ़िया से आराम सेवा पानी अपना अच्छा करा के और ख़त्म कर दे पैसे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसके लिए तो बैंक लोन नहीं देती है ना। बैंक लोन इसलिए देती है कि आप उसके लिए कोई काम करो। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई किसान पैसे लेके जाता है तो वो खेत में ट्रैक्टर वगैरह लेता है, खेत की कृषि के लिए लेता है। ये थोड़ी ना होता है कि लोन लेके, और हर तरह का अलग अलग लोन आते हैं, लोन का मोटिव होता है ना। उसी आधार पे बैंक जो है लोन देती भी है। उसी तरह से आरबीआई भी जो है लोन देती है। तो बैंक जो ले जाते हैं लोन, वो किसी व्यक्ति को लोन देंगी। कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले ली, पैसे ले ली, वो ले आया किसी व्यक्ति को लोन दे दिया। वो व्यक्ति गया, उसको बाज़ार में खर्च कर दिया। अब खर्च कैसे किया, उसने कोई मशीन खरीद लिया, वो पैसे दे दिया कि मशीन जो फैक्ट्री जो मशीन बेच रहा है उसके पास चला गया। वो भी ऐसे पैसे रुपए जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से इसीलिए इसको लिक्विडिटी कहा जाता है। वो क्या बहते रहता है ना, लिक्विडिटी के फॉर्म में रुपए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये इसी लिक्विडिटी कहा जाता है इसको। तो अब ये तो हमारे अर्थव्यवस्था में आ गया। फिर दोबारा बैंक, वही कमर्शियल बैंक फिर आरबीआई के पास जाए, फिर से और पैसे ले गए और फिर अर्थव्यवस्था में ले जाकर फिर लोन दे दे। तो इससे ये होगा कि क्या, लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन वगैरह जो है, महंगाई धीरे कम हो जाएगा। ज़्यादा रुपए आएंगे बाज़ार में तो रुपए का जो है वैल्यू जो क्या होगा, रुपए का वैल्यू कम होगा। कहने का मतलब यह है कि सबके पास रुपए ज़्यादा हो जाएगा ना, तो महंगाई बढ़ जाएगी। सॉरी, कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। मान लीजिए आपके पास भी 2,000 रुपये है, मेरे पास भी 2,000 रुपये है, सबके पास 2-2 हज़ार रुपये हो गए। तब कोई चीज़ लेना है जो एकदम एकदम जो है बेसिक चीज़ है, ज़रूरी है। मान लीजिए कोई भोजन लेना है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, आज ही खाना मिलने वाला है, सबके पास 2-2 हज़ार रुपये है, तो कोई भी 2,000 रुपये देने के लिए सक्षम है ना, तो महंगा तो हो गया। मान लीजिए किसी के पास 500-500 रुपये ही, तो 500 रुपये ही के लिए सक्षम आप हैं, तो महंगा तो कम हो, महंगाई कम हो गई ना। तो लिक्विडिटी जब बढ़ती है बाज़ार में तो महंगाई आती है। तो महंगाई आती है एक, तो आजकल ज़्यादा महंगाई है, आप देख पा रहे होंगे कि आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा है। तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है, समस्याएं हैं। महंगाई भी ज़्यादा अच्छी होनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें करेंसी का वैल्यू जो है कम हो जाती है ना। मान लीजिए 10 रुपये में कोई पेन आप खरीद पा रहे थे, अब उस पेन को खरीदने के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ जाएंगे, 15 रुपये। तो करेंसी जो है वैल्यू डिवैल्यूएशन हो गया ना करेंसी की, रुपए की। तो ये चीज़ें होती है। तो आरबीआई जो है इसलिए रेपो रेट जो है उसको चेंज करती रहती है। कि मान लीजिए अब वो, मान लीजिए बाज़ार में जो है हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, अब उसमें आरबीआई को लिक्विडिटी ज़्यादा करने देना है, बढ़ाना है। तो आरबीआई क्या करती है, कहती है कि काम करो, वो रेपो रेट कम कर देती है। अब रेपो रेट कम कर देगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो कमर्शियल बैंक है आएंगे, और कमर्शियल बैंक जो आएंगे और बैंकों से आरबीआई से पैसे लेंगे और जाकर बैंकों लोगों को लोन देंगे। तो मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे आ गए, ऐसे करके लिक्विडिटी बढ़ गई। लेकिन जब वहीं क्या करते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बैंकों के पास बहुत सारे पैसे आ गए, फ़ायदा उनको लोन इंटरेस्ट वगैरह से पैसे बहुत ज़्यादा इनके पास भी आ गए, और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे है। लेकिन बैंक जो है पैसे अपने पास रख के क्या करेंगे, रखते नहीं है ना। कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके पास भी 10,000 रुपये आज है और 1 साल बाद उसको खूब अच्छे से बांध के अपने अलमीरा में रख दीजिए, 2 साल बाद निकालिएगा तो 1,000 से 1,500, 2,000 से 2,500 तो हो नहीं जाएगा ना, अपने आप होने वाला तो है नहीं। उस 2,000 रुपये को जब तक मार्केट में नहीं रखिएगा, और मैं वैसी बात, मतलब आइडियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप किसी दोस्त को दिए, दोस्त लेकर भाग गया, तो ये सिचुएशन की बात नहीं किया जा रहा है। जब ये किसी तरह का थ्योरी बताया जाता है तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो एक तरह का आइडियल होता है ना। तो इससे आधार बता रहा हूँ कि मान लीजिए 2,000 रुपये आप रखते हैं अपने घर पे, तो बढ़ेगा नहीं, उसको जब तक मार्केट में नहीं रखेंगे। उसी तरह से बैंक भी जो है उनके पास जो पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, उसको फिर मार्केट में ही निकालेंगे। तो फिर आरबीआई को मालूम रहता है कि देखो ये कमर्शियल बैंक है, वो पैसे मार्केट में फिर निकालेगा। तो आरबीआई क्या करता है कि काम करो, वो जो मार्केट में कमर्शियल बैंक पैसे देने वाले हैं, अब मार्केट देखो, कमर्शियल बैंक का भी तो मेन मोटिव होता है पैसा कमाना है ना। मान लीजिए 100 रुपया कोई कमर्शियल बैंक है, मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है ना, ये बैंक है कोई, इसके बाद मान लीजिए 100 रुपये है। CRR SLR को भूल जाइए, उसकी बात नहीं है, समझने के लिए हमें समझिए। मान लो 100 रुपया है, वो 100 रुपये जो है लोन देता है किसी व्यक्ति को अर्थव्यवस्था में, बैंक को नहीं, बैंक के पास नहीं जमा कराता है, किसी व्यक्ति को लोन देता है। तो किसी व्यक्ति को लोन देता है तो उसको 5% के हिसाब से, है ना, 5% के हिसाब से 105 रुपये उसको
मिलता है बैंक को, मतलब 5 रुपये का फ़ायदा होता है ना। ये फ़ायदा है, बेनिफिट है, ये फ़ायदा बैंक को। लेकिन आरबीआई क्या करती है इसमें, आरबीआई भी समझदार है। आरबीआई क्या करती है, कहती है काम करते हैं जो रिवर्स रेपो रेट है इसको बढ़ा दो, है ना। रिवर्स रेपो रेट जो है इसको क्या कर दिया, वो क्या कि 6% कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे, इतना नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल में वो क्या करेगी, 6% कर दी। अब कमर्शियल बैंक क्या है, अब कमर्शियल बैंक का ये है कि वो बाहर देने से अच्छा है, सोचेगा अरे 5 रुपये कमाने से अच्छा है कि 6 रुपये कमाए, क्या दिक्कत है, हम आरबीआई के पास जमा करा देंगे 100 रुपये। वो क्या कर दिया, लाएगा आरबीआई के पास समाज जमा करा दिया। अब ऐसे सारे के सारे देश के अंदर जितने भी बैंक है वो सब क्या पूरे अपने पैसे जो उसका अपने पास अकाउंट जो पैसे जमा हुए हैं उस वित्तीय वर्ष में, सभी अमाउंट को आरबीआई के पास जमा करा देती हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसे उसको कमाने होते हैं। अब यहाँ पे आपको लगे 1 रुपये के लिए, ऐसे देखिए बात 1 रुपये की नहीं है। जब अरबों खरबों की बात होती है तो 1 रुपये के 1 पैसे से काफ़ी फर्क पड़ता है ना, कई कई हज़ार करोड़ का अंतर आ जाता है ना। तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, अभी 100 रुपये तो जमा कराई नहीं जाती है ना आरबीआई बैंक वगैरह आरबीआई के पास, है ना। तो वो तो करोड़ों अमाउंट अरबों में होता है, वैसे कई लाख करोड़ रुपए, है ना। तो उसमें मान लीजिए 1 रुपये की बात किया जाए तो समझ रहे हैं 1 लाख करोड़ हो जाएगा। 1 लाख करोड़ तो पता नहीं जीरो कितने होते होंगे उसमें, है ना। तो ये ऐसा होता है। तो इसलिए जो है आरबीआई जो है क्या करती है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के अनुरूप चेंज करती रहती है कि हमें कब लिक्विडिटी बढ़ानी है, कब लिक्विडिटी घटानी है ना। और दूसरी बात ये है कि आरबीआई के पास अगर पैसे, मान लीजिए ये बैंक जो है किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति है इसके पास जो जमा कराया इसने पैसे वो को जरूरी है कि पैसे वापस करेगा, हो सकता है कि एनपीए हो जाए। आजकल देश में कई तरह की समस्याएं देख रहे हैं आप, एनपीए की समस्याएं कितनी ज़्यादा है। एनपीए क्या होता है, नॉन प्रॉफिट एसेट होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, लेक्चर में ही अच्छे से समझाया जाएगा। थोड़ा सा 30-35 मिनट का ये मतलब लेक्चर होगा, वो मतलब टॉपिक है ये, इसलिए इसको अलग से लेक्चर में पढ़ाया जाएगा एनपीए वगैरह क्या होता है। तो आप देख रहे हैं भारत का भी बैंकिंग प्रणाली में देखे होंगे समस्या आ रही है एनपीए वगैरह, लोग पैसे लेते हैं देते ही नहीं है, तो ये भी समस्या हो सकती है। लेकिन आरबीआई, अब बैंक अपने घर में मान लीजिए पैसे अपने कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास जो पैसे जमा कराया, तो ऐसा थोड़ी ना कि हाँ एनपीए हो जाएगा, यहाँ तो एनपीए होने का तो ये भी टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सेफ हैंड लेके चलना चाहेगा ना। आप भी मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा देना चाह रहे हैं, मान लीजिए अपने आप दोस्त को देना, आप भी किसी दोस्त को पैसे दिए होंगे, है ना। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो मदद सबको ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, कभी किसी को समस्या आ गई तो आपने कुछ किसी व्यक्ति को पैसे दिया होगा, एक बार दिया होगा उसने नहीं लौटाया, दूसरी बार भी चलिए बहुत ज़रूरी आगे दे दिया नहीं लौटाया, तीसरी बार थोड़ी ना देने जाएंगे। अब कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है यहाँ पे, क्यों किसी को देने जाएगा भाई। और अन्य कोई सिचुएशन है उसको मैं नेगलेक्ट, कोई एक्सेप्शनल केस है उसको छोड़ के, है ना, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये इसलिए बैंक वगैरह भी जो है ना वो सेफ हैंड चाहती है, वो चाहती है कि अगर ज़्यादा हमें फ़ायदा अगर मिलने लगा आरबीआई से, फिर हम बाहर देने की ज़रूरत ही क्या है ना। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना सरकार की क्या मोटिव है, सरकार चाहती है कि ये काम करो। आप देखो अभी समझ में आपको आ जाएगा, सरकार चाहती है कि वो कोई भी जो बैंक हैं वो आरबीआई हमारे पास, आरबीआई चाहती है कि आप मेरे पास ना आइए। अभी जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का जो भी सिचुएशन है उसको देख कर आपको ऐसा लगता है कि आरबीआई का ये कह रही है कि आप जो कमर्शियल बैंक हैं आप मेरे पास ना आइए, जो लेन देन करना है आप मार्केट से ही करें, हमारे पास ना। उसको बताता हूँ ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। पहले इसके बाद देख लीजिए कि रेपो रेट, इसके बारे में आपको एक पढ़ लेंगे। कुछ पश्चिमी जो है ना पश्चिमी देश हैं उसमें इसे कुछ अलग तरह का कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट भी कहते हैं इसको। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसमें रेट ऑफ डिस्काउंट कहा जाता है, और एक यहाँ पे रेट ऑफ रीपर्चेस भी कहा जाता है रेपो रेट को। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें, बाकी तो आपको बता ही दिया हूँ। और हाँ, ये एक तरह का एक और बात है, जैसे कि शॉर्ट टर्म एक लोन होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन होता है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन के लिए शॉर्ट मतलब होता है छोटा, टर्म मतलब एक टाइम पीरियड, है ना। तो एक छोटे टाइम के पीरियड के लिए जो लोन दिया जाता है उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन कहा जाता है जो लंबे टाइम के लिए दिया जाता है। जैसे कि रेपो रेट जब शुरू हुआ, मतलब रेपो रेट के वगैरह जब दिया जाता है ना, सरकार जब आरबीआई जब देती है बैंकों को, तो उसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ कि ये 1 नाइट के लिए, है ना, 3 डेज के लिए, 7 डेज, 14, 28 ऐसे करके दिया हुआ, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन अब हुआ क्या था कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में अभी लॉन्ग टर्म रेपो रेट आपको देखा जाएगा। ऑपरेशन एक आरबीआई क्या करती है, जब भी एक तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आप पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा,
जब मार्केट में समस्याएं ज़्यादा आती हैं, लगता है कि अर्थव्यवस्था जो है डिक्रीज कर रही है, घट रही है, या मंदी आ गई है बाज़ार में, तो इस समय जो है आरबीआई जो है वो पूरी तरह से बाज़ार में खुद आ जाती है ना, हनुमान जी की तरह से, हमारे जो भगवान है ना पूरी छलांग लगा के आ जाते हैं, वैसे ही आरबीआई जो है ऐसी स्थिति में पूरी तरह से छलांग लगा के आ जाती है और उन सारी समस्याओं को निपटाती है। कई तरह के नियमन वगैरह करती है और बताती है। आपको दिखाता हूँ लॉन्ग टर्म ट्रेवल रेट के बारे में। ये तो आप इसको रीडिंग करें, ये नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। देखिए ये बता दूँ आपको, ये एक होता है, देखिए ओवर नाइट रेपो को तो टर्म में मिलता है 0.25% मिलता है। इसको कह रहे हैं मतलब 1% के अंदर में जो रेपो रेट, तो पहले ही आपको बता दूँ कि NDTL जो है उसका 1% ही रेपो रेट पे जो है बैंक जो है लोन ले सकते हैं। जैसे कि लोन ले सकते हैं बैंक आरबीआई से जाएगा, तो इसे इसका मतलब थोड़ी ना है जितना मन कर उतना लोन ले ले, जिसकी जितनी क्षमता है। ये इसलिए किया गया है। मान लीजिए आपको भी लोन वगैरह, क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो एक तरह से लोन ही है। इसके अलावा आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कई तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है। आपके घर वगैरह का कागजात हो, या किसी भी आपके कोई छोटा ज़मीन का टुकड़ा हो उसकी कागजात लेती है, या अन्य कई तरह के जो मतलब एसेट है आपके पास उसका कागजात लेती है। क्यों देखती है भाई, क्या कारण है देखने का, है ना? तो इसलिए देखती है कि आप जो लोन ले रहे हैं, जो अमाउंट ले रहे हैं, वो चुकाने के हालात में है कि नहीं है। मान लीजिए किसी का दिवाली निकला हुआ है, कुछ है ही नहीं उसके पास, आपके पास कुछ 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास कोई पैसे भी नहीं है, आप नौकरी भी नहीं करते, आप जाइए बैंक में, लोन थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा लोन, है ना? तो बैंक जो है वो देखती है कि आपके पास कितना है, उस हिसाब से कि आप चुका पाएंगे कि नहीं। उसी तरह से आरबीआई भी जो है वो देखती है कि इनका एनडीटीएल कितना है। अब ऐसा नहीं है कि जितना मन को उतना पैसे जो है कम से बजा के ले ले आरबीआई से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो एनडीटीएल जो है, किसी बैंक का मान लीजिए एनडीटीएल 100 रुपये है, तो 1% ले सकती है। 100 रुपये का 1% कितना हुआ, 1 रुपये। तो 1 रुपये लोन ले सकती है आरबीआई से। मान लीजिए किसी का 1000 रुपये एनडीटीएल है, तो वो कितना ले सकता है, 10 रुपये ले सकता है। 1% ले सकती है, ये कहा जा रहा है। वो भी 1% में भी अलग अलग टाइम पीरियड है। क्या टाइम पीरियड है देखिए, एक तो ओवरनाइट के लिए ले सकता है। 1% जो है इसे भी 0.25% जो है वो किस लिए ले रहा है, ओवरनाइट के लिए, एक रात में, मतलब एक रात के लिए फिर चुकाना पड़ेगा उनको, मतलब एक दिन के मान के चलिए। बाकी एक होता है टर्म रेपो रेट, इसमें अलग अलग टर्म दिया हुआ है। 0.75% जो है बाकी को जो बच रहे हैं वो 3 डेज के लिए ले सकता है, 7 डेज के लिए, 14 डेज के लिए, वो 28 डेज के लिए। इसलिए तो इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म रेपो रेट कहा जाता है इसको, है ना? तो इसीलिए शॉर्ट टर्म रेपो, शॉर्ट टर्म रेपो कहा जाता है इसको, है ना? इसके अंतर्गत में शॉर्ट टाइम के लिए लोन लिया जा सकता है कमर्शियल बैंक द्वारा आरबीआई से। तो ये तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, है ना? और आगे देखिए, लॉन्ग टर्म रेपो एक बार समझा दूँ आपको। जब लॉकडाउन लगा था तो इकोनॉमी में स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, भारत की इकोनॉमी काफ़ी मंदी हो गई थी, देश में आ गई थी। तो आरबीआई जो है वो सीधे तौर पे, जैसे कि एक तो उसने कहा है कि चलो एसएलआर जो बैंक आप लोग एसएलआर जो रखते हो उसमें आप कम कर लो। ऐसा नहीं कि आप 18% ही रखो, कुछ कम करके रखो, बाकी पैसे आप बाज़ार में लाओ कि थोड़ा स्थिति सुधरे। इसके अलावा और भी कई तरह के कार्य उसने किए। आरबीआई ने कई तरह की योजना बनाई, जैसे कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन उसने चालू किया। उसने इसमें कहा कि काम करो, तुम्हारे पास मान लो पैसे नहीं है तो, और लोन भी तुम लोगों तो अगर ओवरनाइट शॉर्ट टर्म के लिए लोगों, अगर मैं लोन दे भी रहा हूँ तुमको तो तुम चुका नहीं पाओगे, तो ऐसे भी तुम लोन लोगे नहीं, क्योंकि मार्केट में तो मंदी है। तुम अगर मान लीजिए 1 महीने के लिए आरबीआई लोन 28 डेज के लोन दे भी दे किसी व्यक्ति को, लॉकडाउन में जो स्थिति चल रही थी उसमें, वो ले जाता है किसी व्यक्ति को देता है लोन। मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, लोन लेके जाएगी तो किसी व्यक्ति को तो देगी लोन ना, तो वो व्यक्ति लोन लेके जाता है तो कोई कहाँ से चुकाएगा जब तक कि वो कुछ पैसे का उसको कमाई होने शुरू ना हो जाए कोई, है ना? तो लॉकडाउन में तो इतनी कमाई हो ही नहीं रही थी, सब चीज़ बंद था, लोग डरे हुए थे, समय हुए थे, सब अपने गाँव चले गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि में लग गए, तो इसलिए ये समस्या आ गई। तो इसलिए आरबीआई ने कहा कि काम करो, तुम लोन ले जाओ, लेकिन जो ये शॉर्ट टर्म है ना, इसके लिए तुमको 1 महीने में नहीं जमा करना है। शॉर्ट टर्म के लिए तुमको नहीं दे रहा हूँ, तुम लोन ले जाओ 1 साल में दे देना, लेकिन तुम पैसे ले जाओ, और पहले सब अर्थव्यवस्था में पहले थोड़ी बढ़ोतरी आए, उसके बाद की बात देखेंगे क्या होता है ना? तो उस समय के लिए आरबीआई ने क्या किया,
लॉन्ग टर्म ऑपरेशन शुरू किया। लॉन्ग टर्म मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन नाम था उसका, LTRO नाम था, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन, है ना। कहा कि तुम जो मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो अब बैंक को ऐसा लगेगा ना, जो कमर्शियल बैंक है, कि नहीं परसेंटेज अब रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, जो रेपो रेट है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो RBI ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको जो है रेपो रेट जो देते हो शॉर्ट टर्म के लिए, आपसे इंटरेस्ट रेट तो उतना ही लिया जाएगा, लेकिन आपको बस एक, आप ज़्यादा टाइम के, अत्यधिक टाइम के लिए ले जाइए, 1 साल के लिए ले जाइए और अर्थव्यवस्था में आप इसको निवेश करिए कि उछाल है अर्थव्यवस्था में, है ना। तो इसी को कहा गया था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन था ये, इसको कहा गया था LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन था ये, है ना। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे, इसको आप पढ़ें। उसके बाद देखिए रिवर्स रेपो रेट, जैसे कि आपको बता दिया हूँ, इसमें जो है ये आप देखें एक तरह का प्रस्तुति रेपो रेट आती है। इसमें बैंक जो है, कमर्शियल बैंक है, वो अपना पैसा जो है RBI के पास जमा करा देती हैं और RBI इस पर इंटरेस्ट देता है। ये इस तरह से क्या होता है ना कि RBI सोख लेती है, जो लिक्विडिटी है सोखने का काम करती है, ऑब्जर्व कर लेती है पूरे। मान लीजिए उसको ज़रूरत है कि नहीं मार्केट में ज़्यादा पैसे आ गए, तो क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट क्या करती है, बढ़ा देती है। अब कहेगी काम करो, मैं तुम्हें ज़्यादा लोन देती हूँ, ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, तो ज़्यादा पैसा मैं दूंगा तो फिर रिवर्स जितने भी कमर्शियल बैंक है सब इसी के पास आएंगे। तो इसलिए जो है मतलब सूखने का काम होता है, लिक्विडिटी को सूखने का काम करती है RBI रिवर्स रेपो रेट के आधार पे। इसमें मैं एक चीज़ बता रहा था, आपको बता दूं कि रेपो रेट देखिए 5.4% है, रेपो रेट जो है 5.40% है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितना है, 3.35% है। इसमें काफ़ी अंतर है देखिए, है ना। लगभग आप देखेंगे तो अगर माइनस कर दीजिए तो 50 और ये हो जाएगा 1, लगभग 1% का। कहने का मतलब ये है कि 100 बेसिस पॉइंट, 105 बेसिस पॉइंट कहा जाता है, बेसिस पॉइंट का अंतर है। थोड़ा बताऊं आपको कि कुछ साल पहले आप देखेंगे, आप सर्च करके देखिएगा, कुछ साल पहले RBI जो क्या करती थी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में एक कांस्टेंट सॉरी मैं क्या कह रहा था कि जो RBI है, आप कुछ साल पहले देखेंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इसके बीच में 35% का ही डिफरेंस रहता था, है ना। क्यों 35 कह रहा हूँ, मतलब कहाँ दिमाग चला गया, 25 बेसिस पॉइंट का अंतर रखा जाता था हमेशा। आप जितने देखेंगे 35 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस रखा जाता था RBI द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में 25% या 25 बेसिस पॉइंट का, ये कांस्टेंट रखा जाता था। जैसे कि RBI क्या करे कि रेपो रेट बढ़ा दी तो साथ ही साथ में रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ गया। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझ आ दे आपको, मान लीजिए यहाँ पे जो है रिवर्स रेपो रेट जो है 3% था, रेपो रेट 3% था और रिवर्स था मान लीजिए 2.5% था। फिर से समझिए, ये 3% था मान लीजिए रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट कितना था, 2.75% था। 0.25 बेसिस का 0.25% है ना, इसका अंतर है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का अंतर है। तो जैसे कि रेपो रेट में इंक्रीज होता था, इंक्रीजिंग किया जाता था RBI द्वारा, जैसे कि इसको 4% कर दिया गया, तो इसमें भी 1% की बढ़ोतरी हुई थी, मतलब इसको 3.75% का बढ़ोतरी हो गया। इस तरह का मतलब सरकार का वो होता था। तो इसे इसलिए MLRB द्वारा ये किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ, है ना। देखिए इसमें देखिए आप कि मान लीजिए रेपो रेट जो है रेपो रेट है ना, ये है एक रिवर्स रेपो रेट।
अगर रेपो रेट जो है बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? इसका मतलब आरबीआई कह रही है कि मैं अब तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा। मतलब कमर्शियल बैंक से ये कहा जा रहा है, आरबीआई कह रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है, तुम मेरे पास जो लोन लेने आओगे तो मैं तुमसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लूँगा। और रेपो रेट अगर घट रहा है तो इसका मतलब आरबीआई ये कह रही है कि तुम मेरे से पैसे लो और इंटरेस्ट लेना का टेंशन छोड़ दो, थोड़ा ही लूँगा पैसे। यही मतलब हुआ ना। रेपो रेट बढ़ रहा है मतलब कि इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, और रेपो रेट घट रहा है मतलब कि इंटरेस्ट कम लूँगा, तो मेरे से लोन लो। तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब ये डिसाइड हो रहा है कि बैंकों को यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब पैसे यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। किसी को ज़्यादा लोन, मान लीजिए मुझे लोन चाहिए, मान लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपसे मैं लोन लेता हूँ तो आपको 5% देना है ब्याज, अब किसी और दूसरे व्यक्ति से लेना है कि उसको 6% ब्याज देना है, तो मैं आप ही से लेना लेना पसंद करूँगा। यही है इकोनॉमी, यही अर्थव्यवस्था है, ये इस तरह से तो चलता है। तो इसी तरह से ये कमर्शियल बैंकों के साथ भी होता है। और रिवर्स रेपो रेट में अगर बढ़ रहा है, रिवर्स रेपो रेट जो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि काम, मतलब आरबीआई ये कह रही है कि काम करो, तो लोग जितने पैसे मेरे पास जमा करा दो, जो पैसे तुमको बाहर से जितना मिले उससे ज़्यादा 1% आधा परसेंट मैं ही ज़्यादा तुमको दे दूंगा, है ना। तो कमर्शियल बैंक क्या करती हैं, सारे पैसे क्या करती है, आरबीआई में लाके जमा करा देती हैं। तो लिक्विडिटी क्या हो गया, लिक्विडिटी पूरा आरबीआई के पास चला गया, मार्केट में लिक्विडिटी स्थिरता में आ गई, है ना। और वहीं रिवर्स रेपो रेट जो है अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट जो है अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब आरबीआई ने क्या किया कि रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया। इसका मतलब आरबीआई ये कह रही है कि जो पैसे तुम्हारे पास हैं मेरे पास नहीं ले आओ, हम आपको जो है मार्केट से ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, बहुत कम इंटरेस्ट चुकाएंगे, आपको देंगे, तो इसलिए आप अपने पैसे अपने पास ही रखो, मार्केट में लगाओ। तो ये हम समझ चुके हैं ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो आपको बताया था कि रेपो रेट जो है, अब देखिए रेपो रेट जो है 5.4% है और रिवर्स रेपो रेट है जो 3.35% है। तो इसमें जो है लगभग 100 बेसिस पॉइंट का, 105 बेसिस पॉइंट का अंतर आ गया। अब पहले कितना था, 25 बेसिस पॉइंट का अंतर आता था। तो इसका मतलब ये है कि जो रेपो रेट है वो बढ़ रहा है और रिवर्स रेपो रेट घटा दिया गया ज़्यादा। तो इसका मतलब ये कह रही है आरबीआई कि देखो मेरे पास आओगे लोन लेने तो मैं ज़्यादा पर तुमसे इंटरेस्ट रेट लूँगा, तो रेपो रेट ज़्यादा लूँगा, तो मेरे पास लोन लेने नहीं आओ। तो मतलब कि जो है आरबीआई लिक्विडिटी देना भी नहीं चाहती है बाज़ार में, है ना, नहीं देना चाह रही है, क्यों, महंगाई भी है ज़्यादा। दूसरा ये कि जो रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी कम होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इतना कम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई ये कह रही है कि आप मेरे पास पैसे जमा भी ना कराओ। मतलब कमर्शियल बैंकों का जो है अपना देखो, तुम्हारे पास जो लेन देन करना है वो बाज़ार से करो, बाज़ार से फ़ायदा लो, बाज़ार में निवेश करो, यही मीनिंग है ना। तो ये हम समझ चुके हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आपको और भी कोई समस्या होती है इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको बताया जाएगा, सारी समस्याओं का निदान होगा यहाँ। ये तो हमने लगा लिए हैं प्रश्न। एक देख लेते हैं बैंक दर क्या होता है। देखिए बैंक दर क्या होता है, आपको पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया होगा, बताया था शायद कि देखिए बैंक दर में होता क्या है कि ये एक तरह से आरबीआई जो है लोन देती है, सिर्फ बैंकों को लोन नहीं देती है। आरबीआई सिर्फ बैंक लोन नहीं देती है, बल्कि आरबीआई से सरकार जो है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वो भी लोन लेती हैं, है ना, आरबीआई से। अलग अलग देश के लोग भी लोन ले सकते हैं भारत से, तो आरबीआई तो देती है। अब आरबीआई देती है लोन, तो लोन का मतलब क्या है भाई, है ना, खैरात में तो बांटेगी नहीं ना। लोन का मतलब ये कि इंटरेस्ट लेके कुछ कमाएगी। तो जो वो पैसे कमाती है, मान लीजिए राज्य सरकार, बिहार सरकार जो है या उत्तर प्रदेश सरकार जो है आरबीआई से कुछ पैसे लेती है, तो बैंक रेट जो इंटरेस्ट रेट चुकाएगी आरबीआई को वही है बैंक रेट। तो बैंक रेट जो है ना वो तय करती है कौन, आरबीआई। आरबीआई तय करती है और उसका कुछ आंकड़ा यहाँ पे आप देख लें। यहाँ देखिए ये है बैंक रेट 5.15% जो है ये बैंक रेट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैंक दर जो है ये कितना है, बैंक रेट 5.15% जो है बैंक रेट है। तो बैंक रेट से कौन कौन ले सकता है
राज्य सरकार ले सकती हैं, केंद्र सरकार ले सकती हैं। और ये कौन देता है? आरबीआई देती है लोन। जो आरबीआई लोन देती है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को और अन्य बड़े बड़े उद्योग को जो लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आरबीआई को, वही जो होता है बैंक रेट है। जिस परसेंटेज मिलता है, मान लीजिए यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट जो है आरबीआई से 100 रुपये ले गई, है ना। तो 100 रुपये जो ले गई, तो 100 रुपये पे यूपी सरकार जो है 105 रुपये जमा किए, किसको? आरबीआई को दे दिया। तो इसमें जो 5 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 5 रुपये मतलब 5%, यही 5% क्या है? बैंक रेट है। ये 5% जो है बैंक रेट है, किसका? आरबीआई का। तो अब मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया भी होगा आपको बैंक रेट। इसमें एक प्रश्न लगा लेते हैं। इसमें है बैंक दर का अर्थ क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, एकदम गलत हो गया। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत हो गया। अनुसूचित बैंक कहाँ? इनमें आरबीआई देती है ना। बैंकिंग संस्थाओं का लाभ की दर, ये भी गलत हो गया। बैंकिंग संस्थाओं का लाभ दर ये थोड़ी ना है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली है आधिकारिक ब्याज दर, ये देखिए हो गया आसान। देखिए कितने पढ़ने के बाद कितने आसानी से प्रश्न लग जा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं। एक आता है MSF, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग। ये एक तरह से नई योजना थी आरबीआई द्वारा लाई, समझ गए, है ना। अब क्या है कि बैंक जो हैं, अब मान लीजिए उनको ऐसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला हो कहीं से, कि ऐसा उन्हें लगता है कि अब उनके पास जो 100 रुपये थे उसने सब पूरे पैसे जो है लोन पे दे दिया। अब उसके पास पैसे तो है ही नहीं, है ना। अब NATL का, फिर उसने रेपो रेट लिया। अब रेपो रेट पे भी 1% से ज़्यादा तो उठा नहीं सकते ना वो, और वो भी 1% ज़्यादा उसने क्या किया, 1% तक उठा लिया अपने NATL का, 1% तक वैसे आरबीआई से उठा लिया। अब उसको भी लोन दे दिया, अभी पैसे ख़त्म हो गए, उसको अभी भी करेंसी करंच है कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक और पैसे चाहिए, क्योंकि नए कस्टमर आए हैं और वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए कई तरह के गेम वगैरह होते हैं, है ना, तो उस पर जो है वो कई तरह के कस्टमर आते हैं जो अत्यधिक ब्याज दर दे सकते हैं, क्योंकि उनका मुनाफा ही ज़्यादा है, तो वो लोन के लिए आते हैं। तो फिर बैंक को तो ज़्यादा कमाई होगी तो देना ही चाहेंगे, तो इसलिए ये भी, इसके लिए भी आरबीआई ने एक योजना लाई। उसमें क्या है कि जो बैंक कमर्शियल बैंक हैं, ये रेपो रेट पे पैसे उठाने के बाद भी अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो इस पे पैसे उठा सकती है, MSF दर पे पैसे उठा सकती है। अब MSF दर पे पैसे उठा सकती है तो जाहिर सी बात है कि ये रेपो रेट के बाद पैसे ले रही हैं, तो इस पर और ज़्यादा आरबीआई इंटरेस्ट रेट लेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि MSF जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, इसके अंतर्गत जो रेट चुकाए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट, कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट चुकाए जाते हैं वो हमेशा से रेपो रेट से अत्यधिक होता है, 1% तक रहता है, इतना तक मतलब अत्यधिक ही रहता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यही है, 100 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा रहता है हमेशा, ऐसे करके देखा जाता है। तो ये हमारे हो गए मुद्रा और बैंकिंग का दूसरा लेक्चर है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे कि और क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।